हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब वी आर इकोनॉमिक्स चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट वीडियोस। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप लोग देख रहे हैं वी आर इकोनॉमिक्स, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जैसे कि अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट्स है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मेरे इस नंबर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम के हमारा पहला मेथड हो चुका है, जिसको अपन बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम मेथड, जो दूसरा मेथड कहलाता है नेशनल इनकम का। और अगर मेरे हिसाब से आप समझो तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड जिससे ना हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। सबसे ईजीएस्ट मेथड जो होता है वो होता है इनकम मेथड। तो इनकम मेथड की बात करते हैं तो इनकम मेथड बहुत ही आसान है। इसके पहले हम लोग ने प्रोडक्शन मेथड देख लिया था। अच्छा, प्रोडक्शन मेथड अगर आपको नहीं समझ में आया, आपने नहीं देखा है, तो उसका वीडियो मैं इधर आई बटन में डाल भी दूंगा और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, जैसे कि आपको वो वाला वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब बात करते हैं नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम की बात करते हैं, इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालने की बात करते हैं। तो इनकम मेथड में मेनली अगर देखा जाए तो तीन चीज़ें निकलती हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज़ की बात करते हैं तो वो होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करें तो इनकम मेथड्स, अच्छा सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि इनकम मेथड्स एक्चुअली हम लोग निकालने की क्या कोशिश कर रहे हैं, कि हम लोगों को एट द एंड रिजल्ट चाहिए क्या, जो हम लोग ये इनकम मेथड लगा रहे हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए इनकम मेथड से, कि इनकम मेथड लगाने के बाद हम लोगों को इतना चाहिए कि हमारी कंट्री में, हमारे टोटल इंडिया में अगर देखा जाए तो 131 करोड़ पीपल रहते हैं। तो 131 करोड़ पीपल कितना पैसा कमाते हैं एक साल के अंदर, कि हमारी कंट्री में एक साल के अंदर टोटल कितना पैसा कमाया जाता है, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन इनकम मेथड। कि हम लोग इनकम मेथड में ये चीज़ निकालने वाले हैं कि हमारे पास टोटल इनकम एक साल के अंदर कितनी आ जाती है हमारी इनकम इकोनॉमी में। तो बात करते हैं कंपनसेशन एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ को पैसा मिलता है। तो यहाँ पे टोटल तीन चीज़ें रहती हैं, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। तो सबसे पहली चीज़ जो रहेगी वो रहता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो भी हम लोग कंपनसेशन देते हैं एम्प्लॉयज़ को। यहाँ पे दूसरी चीज़ बात करते हैं तो वो हो जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस कहाँ से निकलता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है ना, तो वहाँ से जो भी ऑपरेटिंग सरप्लस निकल रहा है, या फिर वहाँ से जो भी इनकम जनरेशन हो रहा है बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ से, तो वो उसके अंदर आ जाता है। किसके अंदर? ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आ जाता है। यहाँ पे तीसरी चीज़ बात करते हैं जो इसके अंदर आने वाली चीज़ है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मिक्स इनकम की बात करें तो मिक्स इनकम अलग से ही कोई चीज़ रहती है, जिसके बारे में हम लोग आपको बहुत अच्छे से बताएंगे जब इसका टाइम आ जाएगा। तो सबसे लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट थिंग, जिसको अपन बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की सबसे पहले बात करते हैं। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है वो समझ लेते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमने आपको अभी बताया कि एम्प्लॉयज़ को जो भी कंपनसेशन मिलता है, तो एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन में क्या क्या मिलता है। वो लोग अगर हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं या किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ उनको मिलता है, या तो उनको मिलेगा वेजेस या फिर सैलरी, है ना। एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे तो एम्प्लॉयज़ बड़े वाले भी हो जाएंगे, बड़े जो एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं, या फिर जिनको सैलरी मिलती है। बात कर रहे हैं वेजेस, जो छोटे वाले लेबर रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनको जो भी वेजेस मिलता है। तो जो भी एम्प्लॉयज़ को वेजेस या सैलरी मिल रहे हैं इन कैश, जितना भी एम्प्लॉयज़ को वेजेस या सैलरी मिला इन कैश, तो सबसे पहली चीज़ क्या आ जाएगी कंपनी एम्प्लॉयज़ के अंदर? वेजेस एंड सैलरी इन कैश। यहाँ पे दूसरी चीज़ की बात करते हैं तो दूसरी चीज़ आ जाती है यहाँ पे सैलरी इन काइंड्स। सैलरी इन काइंड्स, ये दूसरी चीज़ क्या हो जाती है? सैलरी इन काइंड्स क्या होता है? तो सैलरी इन काइंड्स की बात करते हैं तो सैलरी इन काइंड्स में हम लोग क्या ले देते हैं कि मान लीजिए मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ और मेरे बॉस ने मेरे को ना रहने के लिए घर दे दिया। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं दूसरी सिटी में रह रहा हूं, अपनी सिटी छोड़ के, तो मेरे बॉस ने मेरे को एक घर दे दिया रहने के लिए। अगर वो घर मेरे को नहीं मिलता तो मेरे को अलग से घर लेना पड़ेगा रेंट पे, तो मेरे को अलग से उसमें रेंट पे करना पड़ता। तो अभी क्या हो रहा है कि मेरे को बॉस ने सैलरी, मतलब अलग से पैसे नहीं दे के उन्होंने मेरे को क्या दे दिया कि मेरे को एक चाबी दे दी घर की, जिसमें मैं जाके रह सकता हूँ। तो अल्टीमेटली ये क्या है, सैलरी इन काइंड्स के अंदर क्या आ जाएगा कि किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा पैसा मिल रहा है जो पैसे के रूप में नहीं मिल रहा है, कोई भी ऐसा कंपनसेशन मिल रहा है जो सैलरी के अलावा मिल रहा है ना। कि मेरे को बॉस ने गाड़ी दे दी कि भैया ये गाड़ी यूज़ कर लो जब तक तुम काम कर रहे हो हमारी कंपनी में, मोबाइल दे दिया, जब मोबाइल यूज़ कर लो जब तक तुम हमारी कंपनी में काम कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं? सैलरी इन काइंड्स के अंदर आ जा रही है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, मोबाइल, कार, है ना, रेंटेड हाउस, है ना, ये
ये सब आप समझ जाना कि इसके एग्जाम्पल्स हैं, है ना। यहाँ पे तीसरी चीज़ बात करते हैं, सी कंपनसेशन एम्प्लॉयज के अंदर तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो हो जाता है एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर कौन होता है? दो लोग होते हैं, एक रहता है एम्प्लॉयर, एक रहता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है? जो कंपनी में काम कर रहा है। एम्प्लॉयर कौन होता है? जिसने काम दिया है, मतलब बॉस हो जाएगा एम्प्लॉयर, और लेबर या फिर वर्कर या फिर एम्प्लॉय क्या हो, एम्प्लॉय कौन हो जाएगा? जो काम करता है ना। तो एम्प्लॉयर की बात करते हैं तो एम्प्लॉय, यहाँ पे तीसरी चीज की बात करते हैं तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे आपको तीसरा पॉइंट इसी तरीके से लिखा रहेगा, सिर्फ इतना ही लिखा रहता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। या फिर इसको अगर पूरी तरीके से लिखते हैं तो क्या होता है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑन बिहाफ ऑफ एन एम्प्लॉय। कि यहाँ पे बात करते हैं कि एम्प्लॉय के बिहाफ पे जो मेरे पैसे बॉस ने कहाँ जमा किए हैं? सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जमा किए हैं। कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि आपके घर में कोई भी भैया होंगे बड़े जो किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। अगर आपने उनसे पूछा कि भैया आपकी सैलरी कितनी है, तो वो क्या बोलते हैं कि हमारी सैलरी कट पिट के ना कितनी आती है? कुछ 38,000 आती है कितनी? वैसे है कितनी? 40,000 है। 40,000 में से 38,000 क्यों आ रही है? क्योंकि वो 2,000 रुपए कट जाते हैं कहाँ पे? कंट्रीब्यूशन में, सोशल सिक्योरिटी स्कीम के कंट्रीब्यूशन में। ये वाले पैसे कट तो जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है कि आपके पैसे कट गए और आपको वापस नहीं मिलेंगे। आपके कट गए पैसे आपको तब वापस मिलेंगे, या प्रोविडेंट फंड भी समझ सकते हैं आप इस चीज को, है ना। कि ये वाले पैसे आपके कट गए आपको तब वापस मिलेंगे जैसे ही आप हमारे यहाँ पे हमारी किसी भी कंपनी में जॉब छोड़ोगे, है ना। जब आप उस कंपनी से जॉब छोड़ोगे तो वाले पैसे आपको इकट्ठे मिलेंगे, विथ इंटरेस्ट मिलेंगे उस पर, जो भी इंटरेस्ट जनरेट होता है ना। कि यहाँ पे अगर टोटल बात किया जाए तो बॉस ने हमारे पैसे कितने काटे? 2,000 रुपए, और 12 महीने मैंने जॉब किया वहां पे, तो 12 महीने के हिसाब से कितना हो जाएगा? टोटल 24,000। 24,000 का अगर 10% भी देखे तो 2400 क्या हो जाएगा? मेरे लिए इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा। तो 10% का ना आधा मिल जाता है मेरे को, मतलब 2400 का 1200 मेरे को मिल जाएगा उस 24,000 के साथ, प्लस बाकी जो 1200 है वो कहाँ जाएगा? वो दे दिया जाता है सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए मतलब कि सोशल वेलफेयर के लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। किसने कंट्रीब्यूट किया है? एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। किसके बिहाफ पे? मेरे बिहाफ पे। मतलब कि सैलरी किसकी कटी? मेरी कटी। मेरी सैलरी में से उसने 2,000 रुपए काट के कहां जमा कर दिए? सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जमा कर दिए हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पे एक और एक्सेप्शन रहता है, ये एक्सेप्शन आगे बताऊंगा सारे की कौन सी चीजें इसके अंदर आगे और जुड़ेंगे और नहीं जुड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो आपको समझना है ये कि एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया कहाँ पे? सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। किसके बिहाफ पे? मेरे बिहाफ पे। क्योंकि मेरी टोटल सैलरी कितनी थी? 40,000। मैं आपको बताया 40,000 में से 38,000 तो मेरे को मिल रहे हैं, और 2,000 रुपए मेरे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन में जमा हुए। किसने जमा किए? एम्प्लॉयर ने, मतलब मेरे बॉस ने मेरे बिहाफ पे किए। तो यहाँ पे चौथी चीज की बात करें तो चौथी चीज आ जाती है रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन कि यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट रहता है नेशनल इनकम के अंदर कि नेशनल इनकम में कभी भी ऐसा पैसा नहीं जुड़ता है जो कमाया नहीं गया हो, या फिर ऐसा पैसा कभी भी नहीं जुड़ता है जो फ्री का हो। जैसे कि मेरे को पापा ने पॉकेट एक्सपेंसेस के लिए 200 रुपए दे दिए, 500 रुपए, 1,000 रुपए दे दिए। अब पापा ने मेरे को 500 1,000 रुपए दे दिए तो वो वाला पैसा 500 1,000 रुपए पॉकेट एक्सपेंसेस हो गए। वो पॉकेट एक्सपेंसेस कभी भी नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि वो एक बार ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। जैसे मेरे पापा की सैलरी आई 40,000, उनके पास जो भी सैलरी आई 40,000, तो वो 40,000 तो जुड़ गई। अब उस 40,000 में से उनने कितने मेरे को दे दिए? 1,000 रुपए दे दिए। तो उनने मेरे को 1,000 रुपए जो दे दिए, तो वो 1,000 तो ऑलरेडी उस 40,000 में से कट चुके हैं ना। तो वो मतलब वो 1,000 तो ऑलरेडी उस 40,000 में जुड़ चुके हैं, तो अलग से उसका एडिशन नहीं होता है। तो नेशनल इनकम में हमेशा उस चीज का एडिशन होता है जो पहली बार बन रही है, या फिर ऐसी इनकम जो कमाई जा रही है ना। पॉकेट एक्सपेंसेस मैंने कमाए नहीं, मेरे को ट्रांसफर हुए हैं। तो कभी भी नेशनल इनकम में फ्री का पैसा नहीं जुड़ता। पर अभी तो आपने बोला सर कि नेशनल इनकम में कभी फ्री का पैसा नहीं जुड़ता, तो ये क्या है? पेंशन तो फ्री की होती है, सरकार हमको हमारे रिटायरमेंट के बाद देती है। पर ये कौन सी है? रिटायरमेंट पेंशन है।
कि यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन रहेगा, एक रहती है ओल्ड एज पेंशन। पर ये कौन सी पेंशन है? ओल्ड एज पेंशन में आगे समझाऊंगा आपको, इसी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से इनका मेथड क्लियर हो जाएगा अगर आपने वीडियो आखिरी तक देखा है तो। यहाँ पे बात करते हैं रिटायरमेंट पेंशन की। तो रिटायरमेंट पेंशन वो वाली पेंशन होती है जो मैंने कमाई है ना। कमाई कैसे है कि यहाँ पे तो मेरे को 60 साल के बाद में तो जॉब कर नहीं रहा हूँ किसी भी कंपनी में, सरकारी कंपनी में जॉब तो कर नहीं रहा हूँ, अब मेरी जॉब तो खत्म हो गई, अब मेरे को उसके बाद पैसे मिल रहे हैं तो मैं कमा कैसे रहा हूँ। पर रिटायरमेंट पेंशन की बात करते हैं तो रिटायरमेंट पेंशन उस चीज का पे मिलता है हमको जिसका काम हम ऑलरेडी कंपनी को पहले से दे चुके हैं। कि अगर मेरी किसी कंपनी में जॉब लगी व्हेन आई वाज 30, है ना, 30 साल तक रह के कंसिस्टेंटली मैंने उस कंपनी का बहुत अच्छा एम्प्लॉय बन के काम किया है, और उसके बाद जो भी मेरा रिटायरमेंट का अमाउंट हो रहा है उसकी बेस पे मिल रहा है। कि अगर मैं 30 साल के पूरे 30 साल मैंने अगर कंसिस्टेंटली काम नहीं किया होता, मैं कंपनी से अगर चेंज करता रहता तो मेरे को रिटायरमेंट नहीं मिलता। तो रिटायरमेंट पेंशन उसी को बोला जाता है कि किसी एक सरकारी कंपनी में मैंने कंटिन्यूसली 30 साल से ज़्यादा रह के काम किया है, तो रिटायरमेंट उसी का पैसा मिलता है जो हमने ऑलरेडी जिसका हम काम दे चुके हैं। तो रिटायरमेंट वो चीज़ होती है, रिटायरमेंट पेंशन फ्री का पेंशन नहीं होता है, तो इस वजह से नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। तो कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो एम्प्लॉयज़ को टोटल 4 चीज़ें मिलती हैं। टोटल 4 चीज़ें, जितना भी सबसे पहली चीज़ तो बात करते हैं वेजेस और सैलरी मिल गया कैश में। जैसे कि हमने बताया, हमने हमारे भैया को सैलरी मिलती है कितनी, 40,000 में से 38,000 जो भी कैश में मिली। फिर बात करते हैं सैलरी इन काइंड। सैलरी इन काइंड जैसे कि मेरे भैया को ना उन्हें एक मकान दे दिया रहने के लिए। अब मकान दे दिया रहने के लिए तो उस मकान का रेंट अगर देखें तो रेंट 5,000 रुपए लगता। अगर मेरे भैया पे करते तो उस मकान का रेंट 5,000 रुपए लगता, पर बॉस ने दे दिया रहने के लिए तो अल्टीमेटली वो 5,000 रुपए कौन पे करेगा? मेरा बॉस पे करेगा। तो 5,000 रुपए मैंने वो भी जोड़ दिए। अगर नहीं देता तो हमारी सैलरी में से ही कटते ना, तो अल्टीमेटली मैं पहले कैसे लिखता, 33,000 यहाँ पे लिखता, 5,000 यहाँ पे लिखता। अभी क्या हो रहा है कि 38,000 तो मेरे को मिल ही रहे हैं और 5,000 रुपए रेंट के कौन पे कर रहा है? मेरा बॉस पे कर रहा है। तीसरी चीज क्या हो जाएगी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। कि एम्प्लॉयर मतलब मेरे बॉस ने कंट्रीब्यूट किया सोशल सिक्योरिटी स्कीम में हमारे बिहाफ पे, तो ये 2,000 रुपए वो भी जुड़ गए मेरे। मतलब ये एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट, या फिर बोला जा सकता है एट द एंड ऑफ मेरा उस कंपनी में जब तक जॉब है तब तक मेरे ये 2,000 रुपए कटते रह रहे हैं। फिर बात करते हैं बाद में मेरे को मिलेंगे। फिर बात करते हैं रिटायरमेंट पेंशन की। अगर मैंने किसी कंपनी में 60 साल से ज्यादा रह के काम किया, सरकारी कंपनी में होता है ऑलमोस्ट ये पेंशन वगैरह, तो ये रिटायरमेंट पेंशन अगर मैं मतलब किसी भी कंपनी में 60 साल से ज्यादा रह के काम किया है तो उसके ऊपर जो कंपनसेशन मिल रहा है या फिर उसके ऊपर जो पेंशन मिल रही है वो होता है रिटायरमेंट पेंशन। मतलब ये फ्री का पेंशन नहीं है, किसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काम दिया हुआ है तब जो मिल रहा है मेरे को पेंशन, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट पेंशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग सरप्लस। कि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में आ जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड चीजें। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड चीजें होती है मेनली 3, यहाँ पे डी आ जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं ए। सबसे पहली चीज ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या आ जाती है, जिसको अपन बोलते हैं रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट की बात करते हैं तो जो भी रेंट दे रहा है कंट्री में, मतलब जितना भी रेंट जनरेट हो रहा है हमारी कंट्री में, जितना भी रेंट, जैसे कोई बिल्डिंग है, किसी भी तरीके का कोई किसी भी तरीके की कोई भी बिल्डिंग है, कहीं ना कहीं से किसी के पास रेंट जा रहा है उस चीज का, तो जितना भी रेंट हमारी इकोनॉमी में जनरेट हो रहा है, जैसे कोई भी दुकान है जिसका किराया लगने वाला है कितना, 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए, या फिर कोई भी घर है जिसका किराया लगने वाला है 5,000 रुपए, तो जो भी 10,000 और 5,000 रेंट रहेगा वो सब जुड़ जाएगा यहाँ पे। फिर बात करते हैं रॉयल्टी की। तो रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी होता है सिक्योरिटी अमाउंट। ऐसा बताया जाए आपको तो इसको हिंदी में अगर बोला जाता है ना, आपको शायद पता हो, नॉलेज इसका हो, कि हिंदी में इसको पगड़ी बोला जाता है। क्या? पगड़ी। पगड़ी सर पे बांधने वाली नहीं, पगड़ी रॉयल्टी वाली, सिक्योरिटी वाली। कि रॉयल्टी क्या होता है, सिक्योरिटी अमाउंट क्या होता है, कि अगर मैं किसी घर में रेंट पे रहने जा रहा हूँ, है ना, अब किसी घर में मेरे को रेंट पे रहना है, तो वहां पे मेरा रेंट तो 5,000 रुपए लग रहा है, वहां पे पंखा वगैरह सब, लाइट वाइट सब लगा हुआ है। अब वहां पे जो भी आंटी है मेरे को रेंट पे दे रही है वो मकान, तो उनने बोला यार कि मैं तो तुम्हें जानती नहीं हूं, तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे रेंट पे दे दूं मकान, और तुमने मेरे यहाँ पे पंखे तोड़ दिए, खिड़कियां तोड़ दी, लाइट वाइट तोड़ दिया, तो तुमने कुछ नुकसान कर दिया मतलब मेरे घर का, तो मैं कहां से उससे तुमसे लूंगी, और तुम भग गए, तुमसे कहां से पैसे लेती रहूंगी। तो मैंने कहा आंटी चिंता मत कीजिए, आप ना हमसे कुछ डिपॉजिट ले लीजिए, मतलब कि एक टोटल डिपॉजिट आप ऐसा कीजिए कि आप हमसे 20,000 रुपए एज डिपॉजिट ले लीजिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर मैं आपका कुछ भी नुकसान करूंगा तो आप उसमें 20,000 रुपए में से काट देना। तो 20,000 मैंने क्यों दिए, वो हो गया क्या, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट वो हो गया, और इसके बाद अगर कुछ भी तरीके कोई भी नुकसान करूंगा तो मेरे को उसमें से कट जाएंगे, तो उसी को बोलते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब पगड़ी, समझ में आया?
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर दो चीजें आ जाएंगी, रेंट एंड रॉयल्टी। अगर आपको रेंट 5,000 आया है, रॉयल्टी 2,000 आया है, तो रेंट और रॉयल्टी दोनों को मिला के 7,000 लिखना है। ऐसा नहीं कि रेंट ले लिया, रॉयल्टी नहीं लिया, रॉयल्टी ले लिया, रेंट नहीं लिया, दोनों चीजें लेनी ही है। एंड लगाए और नहीं लगाए यहाँ पे। फिर बात करते हैं बी, इसमें दूसरी चीज जो आती है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, यहां पे हमारी इकोनॉमी में जितना भी इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, इंटरेस्ट कहां पे जनरेट होता है, कैपिटल पे जनरेट होता है। कैपिटल मतलब पैसा, जितना भी पैसा एक बंदे ने दूसरे बंदे को दिया, एक बंदे ने बैंक से लिया, जिस भी तरीके का कोई भी तरीके का पैसा हमने ले लिया है इंटरेस्ट पे, ब्याज पे पैसा ले लिया है, तो जितना भी ब्याज हमारी इकोनॉमी में जनरेट हो रहा है, हमारी कंट्री में 131 करोड़ लोग रहते हैं, तो 131 करोड़ लोगों में से न जाने कितने लोगों ने कहां से लोन लिया है ना। किसी ने मनी लेंडर से ले लिया, किसी ने दोस्त से ले लिया, किसी ने बैंक से ले लिया। तो जितना भी हमारी इकोनॉमी में इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है वो, तो रेंट एंड रॉयल्टी पहली चीज हो जाएगी, दूसरी चीज हो जाएगी इंटरेस्ट। यहाँ पे तीसरी चीज की बात करते हो, तीसरी चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहती है, आप समझना उसको, वो आ जाती है प्रॉफिट। कि हमारी इकोनॉमी में जितना भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, जितना भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है जिस भी रूप से, किसी भी कंपनी में, किसी भी तरीके से, जितना भी हमारी कंट्री में प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। अब प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो प्रॉफिट के अंदर मेनली अगर देखा जाए तो आ जाती है तीन चीजें। प्रॉफिट के अंदर क्या आ जाता है, मेनली अगर देखा जाए तो प्रॉफिट के अंदर आ जाती हैं तीन चीजें। प्रॉफिट के अंदर सबसे पहली चीज जो आती है वो हो जाता है डिविडेंड। क्या हो जाता है, डिविडेंड। कि डिविडेंड की अगर बात आपको अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैंने दुकान में पैसा लगाया, तो मेरे को क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है। कि इसी तरीके से बात करें, हम लोग बात कर रहे हैं शेयर होल्डर की। अगर मैं शेयर होल्डर हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को भी प्रॉफिट मिलेगा। पर मेरा जो प्रॉफिट होता है, अगर मैं शेयर होल्डर हूं किसी कंपनी का, तो मेरे को जो प्रॉफिट मिलने वाला है, शेयर होल्डर भी एक कंपनी का मालिक ही होता है, तो उस वाले मालिक को, मतलब जो शेयर होल्डर है, उसको जो भी पैसा मिलेगा कंपनी से, उसको प्रॉफिट नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डिविडेंड। जो किसके अंदर से दिया जाता है, प्रॉफिट में से ही एक शेयर बांटा जाता है, तो उसको बोल देते हैं हम लोग डिविडेंड। फिर यहां पे दूसरी चीज आ जाती है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में सीपीटी भी बोल सकते हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। अगर हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं बड़ी कंपनी में, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में रह के हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो हमें ना एक पर्टिकुलर टैक्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स, या फिर मिला के दोनों को बोलते हैं हमने कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। तो जितना भी कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स रहेगा वो चीज। फिर तीसरी चीज आ जाती है इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की बात करते हैं तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है, वो वाला प्रॉफिट शेयर होल्डर का जो शेयर होल्डर को अभी दिया नहीं गया है। कि मान लीजिए कि ये वाला जो डिविडेंड है, मान लीजिए एक शेयर होल्डर के पैसे लगे होते हमारी कंपनी में, और उस शेयर होल्डर ने उस पैसों में से करीब 100 रुपए कमाए, है ना। उसने कितने कमाए, 100 रुपए कमाए, तो 100 रुपए में से 80 रुपए हम लोगों ने उसको बेच दिए, उसको दे दिए एज अ डिविडेंड। अब 20 रुपए अभी हमने नहीं दिए, तो 20 रुपए वो वाले शेयर होल्डर का पैसा जो अभी हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, मतलब वो क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है तो अल्टीमेटली क्या है, उसके पास नहीं गया है। अब ये 20 रुपए मैंने क्यों नहीं दिए, 20 रुपए मैंने उसके कहने पे ही नहीं दिए, मैंने उसको पूछा था कि आपके 20 रुपए हमारे पास रखे हैं, ये 20 रुपए हम आपके आगे और लगा दें क्या, तो अल्टीमेटली आगे इस 20 रुपए का और फायदा मिलेगा आपको। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, 20 रुपए उसकी कंपनी में ही लगे हुए हैं, तो ये वो वाला प्रॉफिट है अभी जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है शेयर होल्डर को। ये वाला वो वाला प्रॉफिट है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयर होल्डर को। ये वाला क्या है, टैक्स। तो तीनों चीजें किसके अंदर आ जाती है, प्रॉफिट के अंदर आ जाती है। तो यहां पे बात करते हैं सबसे लास्ट चीज की, जो तीसरी चीज आ जाती है इनकम मेथड के अंदर, वो होता है क्या, मिक्स्ड इनकम। यहां पे मिक्स्ड इनकम की बात करें तो हमारी कंट्री में 131 करोड़ लोग रह रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया 131 करोड़ पीपल रह रहे हैं। तो उसकी बात करते हैं तो न जाने कितने छोटे छोटे दुकानदार हैं हमारी इकोनॉमी में। छोटे छोटे दुकानदार, लाइक किसी की कपड़े की दुकान है, किसी की पान की दुकान है, किसी का ठेले हैं, पानीपुरी का ठेला है, किसी का चाट मसाले का ठेला है ना। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे दुकानदार हैं, तो इनका कहां से रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कहां से जनरेट हो रहा है। ऐसे इनकी बात करें तो यहाँ पे एक ऐसी दुकान, ऐसी लोगों की बात कर रहे हैं मिक्स्ड इनकम के अंदर, ऐसी दुकान जिसमें हम ही दुकानदार हैं, हम ही पैसा कमाएंगे, हम ही उस पैसे का एंजॉय करेंगे, हमें कोई दुकान खोलनी है, हम ही दुकान बंद करेंगे, हम ही सफाई करनी है, वहां पे हमें ही चीज बेचनी है, तो हर एक चीज हमें करनी है। तो ऐसे न जाने करोड़ों दुकानदार है, छोटी छोटी दुकानें हमारी इकोनॉमी में, तो वो सब दुकानें किसके अंदर आ जाती है, मिक्स्ड इनकम के अंदर। मतलब उसका टोटल इनकम किसके अंदर आ जाता है, मिक्स्ड इनकम के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे इन सब को जोड़ देते हैं, टोटल तीनों चीजों, कंपोजिशन एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, इन तीनों चीजों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे बन जाता है हमारा टोटल कंट्री में जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है, जिसको अपन बोलते हैं
NDP एट FC, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम की नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट हमने निकाल लिया, इन सब चीजों को जोड़ दिया। अब हम लोग को निकालना क्या था, नेशनल इनकम निकालना था। तो नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या था, NNP एट FC। अभी हम लोगों ने क्या निकालना हुआ है, यहां पे क्या निकाल रहा है, नेशनल इनकम। अभी हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, NDP एट FC। तो NDP एट FC निकाल लिया है हम लोगों ने, निकालना क्या, NNP एट FC। तो क्या करना है, नेट से नेट कुछ नहीं करना, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFI ये कर देंगे हम लोग। अगर हम लोग इतना पूरा लगा के NDP एट FC निकाल लिया, उसमें अगर हमने NFI ये जोड़ दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, NNP एट FC। सो थैंक यू सो मच गर्ल्स एंड गाइज, हमारे साथ काफी बड़ा वीडियो बन गया है। सो थैंक यू सो मच गर्ल्स एंड गाइज इस वीडियो के लिए। इसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और इससे रिलेटेड प्रिकॉशंस के बारे में। सो थैंक यू सो मच गर्ल्स एंड गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस